Hello everyone. Now in this new video we'll discuss about some of the important economics concept for clearing your MBA interviews. मतलब ये कि आप किसी भी बैकग्राउंड से, आप इंजीनियर हो, आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, आप आर्ट्स स्टूडेंट हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो, जब भी आप किसी टॉप MBA कॉलेज के इंटरव्यूज में जाएंगे, जो वहाँ के पैनलिस्ट होंगे they will surely ask you some of the basic economic concept जो आपको पता होने चाहिए. मतलब अगर आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये मेरे सिलेबस में नहीं था, क्लियर, क्योंकि आप एक MBA प्रोग्राम के लिए जाने वाले हो. एंड सबसे बेसिक चीज अगर मैं मार्केटिंग के प्राइसिंग को लेके बात करूं या फाइनेंस को लेके बात करूं, तो सबसे बेसिक जो आपके पास कॉन्सेप्ट आपको जो पता होना चाहिए वो आपके इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट. क्लियर कि मार्केट चलता क्या है, फ्री मार्केट्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे. एंड दीज काइंड ऑफ वीडियोस विल नॉट ओनली बी हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीडी एंड पीआई. जब आपका कैट का प्रिपरेशन जर्नी चालू हो तभी से आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं, ताकि एक जगह आपका कैट का प्रिपरेशन जो टेक्निकल है, जो मैथ, लॉजिक एंड एंड वर्बल है, वो चलता जाए, और सेकंड एक जगह आपका जो नॉलेज बेस है वो भी थोड़ा इंप्रूव होता जाए. ओके, सो कुछ बहुत से बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर यू गो फॉर द एमबीए इंटरव्यूज. Couple of them that I would start off with would be nothing but economic good, demand and supply. जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, आई एम श्योर उनको पता होगा, लेकिन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन अ वेरी लेमैन साइड कि आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, इनके बेसिक डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, वो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इसका थियरी पार्ट नहीं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. Starting with what economic good is. As the definition says, economic good is a physical object or a service that adds value to the customer, either to the customer or to the consumer. पहली बात, दोनों अलग अलग हैं, कस्टमर अलग है, कंज्यूमर अलग है, but in दोनों जगह the economic good will add certain value and it's going to be sold at a non-negative price. Non-negative price का मतलब ये है कि इसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होगी. मतलब अगर मुझे इसको खरीदना है, if it has to be sold off, then surely it has to be sold at some प्राइस. अगर मैं आपको फ्री में दे दूं तो वो गुड होगा, लेकिन वो इकोनॉमिक गुड नहीं होगा. आई होप दिस इज क्लियर. सो सेकंड दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बेसिक डिमांड के बारे में पता होना चाहिए और सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए. डिमांड इज नथिंग बट द वांट और डिजायर टू हैव द इकोनॉमिक गुड. पीपल हु हैव द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी विल गेट द इकोनॉमिक गुड बाय पेइंग सम प्राइस. ये बेसिक सा डेफिनेशन है डिमांड का. आप ये समझिए कि इसको अगर मुझे बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाना है तो क्या होगा. इमेजिन इफ देयर इज अ गाय हु इज थर्स्टी. तो अगर कोई बंदा है जिसको प्यास लगी हुई है, हिज नीड इज टू हैव वाटर, बट विल ही हैव वाटर? ही गोज टू द रिटेलर एंड ही सेज गिव मी बिस्लरी. नाउ बिस्लरी इज अ ब्रांड. he wants to have Bisleri or Kinley. That is the desire or the want of the customer for which he wants to pay. Though his need, the core need was just to have water. Now instead of having Bisleri, he can also have Coca-Cola or Pepsi also at the same time. तो ये जो ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करते हैं, जो सेल करते हैं, दोज आर ब्रांड्स, दोज आर द इकोनॉमिक गुड. पानी फ्री में भी मिल सकता है, बट दैट्स नॉट द इकोनॉमिक गुड. द इकोनॉमिक गुड इज बिस्लरी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू. सेकंड इज सप्लाई. सप्लाई इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द इकोनॉमिक गुड व्हिच इज अवेलेबल इनटू द मार्केट प्लेस. कि मतलब जो टोटल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो टोटल सेलर्स हैं, वो सब मिला के कितना स्टॉक रेडी रखते हैं. कि मुझे पता है कि द डिमांड ऑफ let's say the thirst market, be it Bisleri or Coca-Cola XYZ is XYZ, तो इसका कितना स्टॉक मार्केट में हर दिन में अवेलेबल होता है, that's called as supply. ये तीन बेसिक टर्म्स हैं जो आपको बहुत ही कोर लेवल पे पता होना चाहिए. नेक्स्ट कम्स the sum of the differentiating goods. One is complementary good, second is supplementary good. Complementary good is a good which goes along with some other good. मतलब ये ऐसी चीज है जो किसी और सामान के साथ साथ में जाए. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क एंड शुगर पॉसिबली कैन गो हैंड इन हैंड. पेन, इंक एंड पेपर, ये तीनों चीज शायद साथ में एक साथ जाए. क्लियर. ऐसी चीजें जो साथ में कॉम्प्लीमेंट करें उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड. सेकंड इज सप्लीमेंट्री गुड. एज द नेम सेज, दीज वर्क एज अ सब्स्टिट्यूट. इफ आई एम थर्स्टी, मुझे हो सकता है कि आई कैन गो फॉर हैविंग अ बिस्लरी और आई कैन हैव पेप्सी एट द सेम टाइम, राइट. तो मैं दोनों में से कोई एक चीज को ट्रेड ऑफ करूंगा. क्लियर. दैट्स अ बेसिक डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. नेक्स्ट इज कंज्यूमर एंड कस्टमर. बहुत लोग सोचते हैं कि जो कंज्यूमर है वही कस्टमर है, जो कस्टमर है वही कंज्यूमर है. नो, a consumer is the final individual who is going to consume the product or service, who is going to consume the product or the service. For example, if I have to buy motorcycle,
I am the consumer. I will go to the retail shop or the showroom and I will consume it. A customer is the one who purchases on behalf of the consumer, who works on the behalf of consumer. हो सकता है आपको पता है कि दो टाइप के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, एक है B2B, एक है B2C. B2C is business to consumer, ऐसे चीजें जो कंज्यूमर तक जाए. B2B is providing solution to other businesses who works for customer, who works for some other customer or consumer. तो जो business to business model है वहां पे I'll be working with my customers or my clients, but they are not my consumers. My consumer is the end individual. I hope this point is clear to you. For example, the example which I'm giving you here is government purchasing oil from OPEC for the consumption of common people. So my common people will purchase oil, but government is purchasing from OPEC on behalf of people. Clear? Okay. बहुत बेसिक डेफिनेशन पे आपको कोर चीजें पता होनी चाहिए. लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पहला बेसिक क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक, ये सीधा ऐसे नहीं आएगा. वो इकोनॉमिक गुड जो हमने अभी तक बात की उसके बारे में आएगा. एक स्टेप के ऊपर जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर सस्टेन कर पाए तो आपको आगे जाके ये क्वेश्चंस पूछेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई का. ओके, इन अ वेरी सिंपल लेमैन लैंग्वेज, लॉ ऑफ डिमांड सेज the total quantity demanded behaves inversely proportional with the price, which means जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डिमांड कम होती जाएगी. बहुत सिंपल. But the question is, हर किसी को थियरी पता होगा. But the second question that the panelist will ask you, tell me the reason of why the curve is like this, why the demand curve of the economic good is downward sloping. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस चीज को रट्टा मार लो. The demand curve of the economic good is downward sloping. The question is why. The question is why. The answer is because of the diminishing marginal utility. इस चीज को आप समझिए अच्छे से. हो सकता है ये आपको बहुत बड़ा सा टर्म लगे, बहुत बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता है इसके बारे में. All of you would know it. It says the demand of every incremental unit of the economic good diminishing as the consumption increases. The demand of every economic good goes down as the consumption goes up. इसका मतलब ये कि जो मेरा डिजायर है एक लेट्स से एक गुड को कंज्यूम करने का, जैसे जैसे उसका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरी डिजायर कम होती जाएगी. फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक नया आईफोन 11 जब लॉन्च होगा तो आईफोन 11 एक रॉक सॉलिड प्राइस पे लॉन्च होगा. लेट्स से इन इंडियन मार्केट इट्स कॉस्टिंग अराउंड 94,000 इन द फर्स्ट फ्लोर. सो पहली बार जब ये आईफोन 11 लॉन्च होगा तो ये 94,000 को लॉन्च होगा. अब 94,000 के लिए लोग रेडी हैं देने के लिए, राइट? बट ये कॉस्ट ऑफ इनोवेशन के लिए दे रहे हैं. ये एक नई चीज मार्केट में आ रही है, उसके लिए पैसा दे रहे हैं. नो वन हैज दिस प्रोडक्ट. आई वांट टू बी द वन हु वांट टू परचेज द फर्स्ट एवर पीस ऑफ आईफोन 11, सो आई एम गोइंग टू परचेज दिस. सो पीपल पे फॉर दैट. बट जैसे जैसे आईफोन 11 कॉमन होता गया, बहुत लोगों के पास आता गया, आप देखोगे कि जैसे वैसे वैसे इसकी जो प्राइस है वो कम होती जाएगी. क्लियर? क्यों? क्योंकि एक स्टेज के बाद आपको पता है कि सबके पास आईफोन 11 है. व्हाट इज द न्यू थिंग दैट द मार्केट इज लॉन्चिंग और द आईफोन इज कमिंग अप विद? आई वांट टू पे फॉर दैट, क्योंकि जो सबके पास है उसके लिए मैं पे नहीं करूंगा. क्लियर? तो जैसे जैसे एक इकोनॉमिक गुड का कंजम्पशन मार्केट में बढ़ता जाएगा उसका डिमांड वैसे वैसे कम होता जाएगा. क्लियर? तो जैसे जैसे डिमांड कम होता जाएगा उस हिसाब से उसकी जो प्राइसिंग है वो फॉल होती जाएगी. क्लियर? देयर आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच इज गोना इफेक्ट द डिमांड, व्हिच यू शुड नो इज इनकम, the preferences of customers or consumer which keeps on changing, the price of substitutes and the complementary good, the price expectation from the customer क्या होगा, and the most important is the number of customers. Number of customers is the forecasting. तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट बहुत सारे डेटा को माइन करके फिर फोरकास्ट निकालते हैं कि अगर मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करूं तो उसका एक गिवन ज्योग्राफी के अंदर सेल्स कितना यूनिट हो सकता है, क्योंकि ये उस यूनिट के ऊपर ही, यूनिट बेस के ऊपर ही आप उसकी प्राइसिंग डिटरमाइन करेंगे. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई. जैसे आपको लॉ ऑफ डिमांड पता चला वैसे ही आपको लॉ ऑफ सप्लाई भी पता होना चाहिए. लॉ ऑफ सप्लाई इज अ वेरी सिंपल रिलेशन. इट सेज as and when the prices of good will go up, the competition will go up and the number of sellers selling the same item will also go up. Which means, clear? Which means जो sellers होंगे जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे वो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे और सेल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास रख पाए. क्लियर? जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएं तो एक नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आए तो उसकी डिमांड भी ज्यादा है, सो प्राइसेस आर हाई, सो बहुत सारे
sellers, manufacturers will come into the market and they will also manufacture and sell the product to get the maximum profit. इतना ही बोलना चाहता है law of supply. Clear? The factors which is going to affect the law of affect the supply is the price and the availability of resources, the price of the complementary and the substitute goods. ये हमेशा दोनों जगह constant होगा. Technological changes जो हर जगह abrupt होंगे. The price expectation from the sellers कि seller क्या सोच रहा है कितनी इसकी प्राइस होगी. गवर्नमेंट टैक्स एंड सब्सिडीज एंड द नंबर ऑफ सेलर्स. नंबर ऑफ सेलर्स अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो उसकी सप्लाई होगी वो ज्यादा होगी. नंबर ऑफ सेलर्स अगर कम है तो उसकी जो सप्लाई है वो कम है और जो उसका प्राइस होगा वो ज्यादा होगा. ओके. लास्ट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए. इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर एक्चुअली द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट. ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आपने जो फोरकास्ट किया उसके बिहाफ पे जो मुझे स्टॉक स्टडी करने थे दोनों पॉइंट्स मीट हुए. अगर ये पॉइंट मैं मीट कर पाऊं तो मैं अपने प्राइसिंग को निकाल पाऊंगा. क्लियर? क्योंकि ना ही मेरे पास कोई वेस्टेज होगा. जितना मैंने सामान बनाया वो बेच पाया मैं और जितना सामान था वो पूरा का पूरा कंज्यूम भी होगा. दिस इज अ वेरी आइडियलिस्टिक पिक्चर. ऐसा कभी होता नहीं है बट दिस इज द इनविजिबल हैंड व्हिच इज देयर इन द मार्केट. ओके. इससे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको इससे प्राइसिंग निकाल पाएंगे. क्लियर? ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होने चाहिए. यू कैन अगेन रिव्यू दिस वीडियो एन नंबर ऑफ टाइम्स क्योंकि आपका बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो, थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो कॉन्सेप्चुअली साउंड होंगे हम बनाते जाएंगे ताकि आपके कैट प्रिपरेशन के साथ आपके जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है मार्केट्स को लेते हुए बी फॉर मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, सब चीज के बारे में बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस आपके पास क्लियर हों. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. First of all, do subscribe to the channel, hit the bell icon and share with your friends so that all of you can get the benefit of the learning.